हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, हम बात कर रहे हैं वायुमंडल की। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा वायुमंडल क्या है, उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और वायुमंडल के अंदर विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं और वो किस ऊंचाई तक फैली हुई हैं। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के प्रमुख तत्व, जिनमें से प्रमुख है तापमान यानी टेम्परेचर, वायुदाब यानी एयर प्रेशर, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी और पवन यानी कि विंड। तो हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे तापमान या टेम्परेचर को। वायु में जो गर्माहट या ठंडेपन की मात्रा होती है उसी को हम तापमान कहते हैं। तापमान को नापने की जो इकाई है वो है डिग्री सेल्सियस और इसे थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। अब ये तापमान आता कहाँ से है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सूर्य से जो प्राप्त ताप है वही सूर्यताप या इंसोलेशन कहलाता है। अब ये कैसे काम करता है? इंसोलेशन पृथ्वी की सतह पर कैसे काम करता है कि जब सूरज की किरणें पृथ्वी की सतह पर पड़ती हैं तो वो धरातल को गर्म कर देती हैं। ये गर्म हुआ धरातल अपने संपर्क में आने वाली हवा को गर्म कर देता है और हवा जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो वो वायुमंडल को गर्म कर देती है। इससे हमें पता चला कि वायुमंडल के निचले भागों में तापमान ज़्यादा होता है और ऊंचाई बढ़ने पर वह कम होता चला जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो पर्वतीय स्थान होते हैं, हिल स्टेशन होते हैं, वो ठंडे क्यों होते हैं? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। सेकंड जो कंपोनेंट्स है वो है वायु भार या वायु दाब, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एयर प्रेशर। अब ये एयर प्रेशर क्या है? जैसा कि आप जानते हो कि वायु में अलग अलग गैसें पाई जाती हैं और वायु का स्वयं का भार भी होता है। ये हम कैसे पता करेंगे? जैसे हमने एक गुब्बारे में हवा भरी, तो एक हवा भरा हुआ गुब्बारा और एक खाली गुब्बारे का अगर हम वेट करेंगे तो हवा भरे हुए गुब्बारे का वेट ज़्यादा होगा, जिससे पता चलता है कि वायु में वेट होता है, वायु में भार होता है। तो धरातल पर जो वायुमंडल की समस्त परतें हैं उनका जो भार है वही वायुदाब या वायु भार कहलाता है और इसकी खोज की थी ग्यूरिक ने। वायुदाब की खोज की थी ग्यूरिक ने। वायुदाब को हम नापते किससे हैं? बैरोमीटर से, और इसको नापने की इकाई कहलाती है मिलीबार। जैसे तापमान को हम थर्मामीटर से नापते हैं तो वायुदाब को बैरोमीटर से, तापमान को हम नापते हैं डिग्री सेल्सियस में और वायुदाब को हम नापते हैं मिलीबार में। एक और चीज़ वायुदाब की जो फीचर है वो ये है कि वायुदाब हर जगह एक जैसा नहीं होता, यानी वायुदाब के वितरण में असमानताएं या भिन्नताएं पाई जाती हैं। कैसे? इसमें लंबवत और क्षैतिज दोनों ही प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। लंबवत वितरण क्या है? इसको ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जब हम धरातल से ऊपर जाते हैं तो वायुदाब कम होता है, जबकि निचली परतों में यह ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर भारी गैस पाई जाती हैं। ऊपरी परतों में क्या होता है कि जो वायु है वो विरल होकर फैल जाती है, तो ऊंचाई पर दाब और घनत्व दोनों ही कम हो जाते हैं। दूसरा प्रकार है इसका धरातलीय या क्षैतिज वितरण। तो जो अक्षांशीय वितरण होता है एयर प्रेशर का, जो अक्षांशीय वितरण है उसे हम क्षैतिज वितरण के नाम से जानते हैं। और जो क्षैतिज वितरण है वायुदाब का, उसके आधार पर वायुदाब की 4 पेटियां बनाई गई हैं, जिसमें से 2 होती हैं तापजन्य और 2 होती हैं गतिजन्य। तो हम सबसे पहले देखेंगे विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ये क्या है? निम्न वायुदाब पेटी है हमारी विषुवत रेखा पर
यानी जो भूमध्य रेखा है उस पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ की जो हवा है वो गर्म और हल्की होती है, और हवा गर्म होके ऊपर चली जाती है, तो वायु की कमी के कारण वायु का दबाव भी कम हो जाता है। तो इसलिए हम इसे शांत पेटी या डोल ड्रम के नाम से भी जानते हैं। यानी इक्वेटर पे जो पेटी है दाब की, वायु दाब की जो पेटी है, उसे हम डोल ड्रम के नाम से जानते हैं। दूसरी है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर, यानी उत्तरी ध्रुव में भी और उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, दोनों ही तरफ 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश पर पाई जाती है। विश्व के लगभग सभी मरुस्थल इसी पेटी के अंतर्गत पाए जाते हैं और इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। यहाँ पर उच्च वायु दाब की उत्पत्ति होती है और उसका कारण है कोरियालिस बल। कोरियालिस बल क्या है? कोरियालिस बल अब बताते हैं क्या है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो पवनें हैं वो अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, इसे ही कोरियालिस बल कहते हैं। और ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर इसे कोरियालिस बल कहा जाता है। इन्होंने 1835 में इसका वर्णन किया था। तो क्योंकि पृथ्वी लगातार घूमती रहती है, तो उसी की वजह से जो पवन है वो अपनी दिशा से दूसरी तरफ चली जाती हैं या मुड़ जाती हैं या विक्षेपित हो जाती हैं। तो यही बात है कि जो हमारी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, यहाँ पर उच्च दाब पाया जाता है, जबकि यहाँ का तापमान भी ज़्यादा होता है। वायु दाब और तापमान में, यानी एयर प्रेशर और टेम्परेचर में विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर तापमान ज़्यादा है तो एयर प्रेशर कम होगा, और अगर तापमान कम है तो एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तापमान भी ज़्यादा है और वायु दाब भी ज़्यादा है। तो उसका मतलब है जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसकी वजह से यहाँ पर उच्च दाब पाया जाता है। विषुवत रेखा से जो वायु दाब होता है और उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटियों की जो वायु है वो इन्हीं अक्षांशों में नीचे उतरती है, जिससे यहाँ वायु दाब अधिक हो जाता है और इसको हम गतिजन्य पेटी कहते हैं। ठीक है। तीसरी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब ये ध्रुव के पास का एरिया है। ये दोनों ही गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच पाई जाती है ये वाली पेटी। इसका वायुदाब भी गतिजन्य है, क्योंकि यहाँ कम तापमान होता है। कम तापमान होने के बाद भी यहाँ वायुदाब भी कम होता है। वो किस लिए? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, क्योंकि यहाँ पर हवा फैलकर स्थानांतरित हो जाती है। चौथी और अंतिम पेटी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर कम तापमान के कारण पाई जाती है। यहाँ पर तापमान होता है कम, जिसके कारण वायुदाब हो जाता है उच्च, और ये तापजन्य है। तो यहाँ पे हमने देखा कि विषुवतीय रेखा पर ज़्यादा तापमान होने की वजह से कम वायुदाब पाया जाता है और ध्रुवीय प्रदेशों में कम तापमान पर ज़्यादा उच्च दाब पाया जाता है। तो ये दोनों ही हमारी तापजन्य पेटियां हैं, जबकि बाकी दोनों कौन कौन सी? उपध्रुवीय और दूसरी हमारी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ये हमारी गतिजन्य है। जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है इसको हम अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जलयानों की जो गति है वो मंद हो जाती है। अब हम बात करते हैं पवन के बारे में। पवन या विंड। उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ठीक है, यानी कि पवन हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। वायु के अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं, और इसी विक्षेपण बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दिशा से दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा से बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। इसको याद रखना बहुत आसान है। गोलार्ध जो भी है उसके विपरीत दिशा में मुड़ जाती हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध है तो दाहिनी तरफ यानी दाएं तरफ,
और अगर दक्षिणी गोलार्ध है तो बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। अब इसी फेरल के नियम के आधार पर पवन के 3 प्रकार बताए गए हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो होती है स्थायी पवन, जिसे हम परमानेंट विंड कहते हैं। दूसरी होती है पीरियोडिक विंड, यानी कि मौसमी पवनें, जो कुछ समय के लिए चलती हैं और मौसम के अनुसार चेंज हो जाती हैं। जबकि स्थायी पवन पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं। और तीसरी होती है स्थानीय या लोकल विंड, जो कि एक निश्चित समय पर और एक निश्चित स्थान पर ही चलती हैं। अब इनके भी अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कि परमानेंट विंड में होती हैं 3 प्रकार की व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवन। पीरियोडिक पवन में होती है मानसूनी पवन, स्थलीय पवन और समुद्री पवन। तो लोकल विंड भी हैं, जैसे चिनूक या उत्तर भारत में चलने वाली लू, स्विट्जरलैंड में चलने वाली फॉन, हरमट्टन, सामल इत्यादि, ये इनके नाम हैं। अब हम इनके बारे में देखेंगे। जो स्थायी पवन हैं वो कौन सी होती हैं? जो एक ही दिशा में वर्ष भर चलती रहती हैं और ये 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के मध्य निरंतर चलती है। इनको हम कहते हैं व्यापारिक पवन। 40 से 65 डिग्री के बीच, 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच, दोनों ही अक्षांशों में जो पश्चिम दिशा की ओर चलने वाली पवन है उसे हम कहते हैं पछुआ पवन। अब यहाँ पे जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है, ये एक ध्यान रखने वाली बात है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय ज़्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय ज़्यादा, यानी वहाँ पर जल ज़्यादा है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल वाला भाग ज़्यादा है। तो इस दोनों ही गोलार्ध में ये पवन पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं, जिसके कारण इन्हें पछुआ पवन कहा जाता है या वेस्टर्ली विंड के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण ये बहुत तेज आवाज़ के साथ चलती हैं, जिसके कारण इनके कुछ नाम रखे गए नाविकों के द्वारा, जैसे गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60। यानी कि ये 40 डिग्री में होती है, ये 50 में और ये 60 में। अलग अलग अक्षांशों पर चलने के कारण नाविकों ने इनको ये नाम दिया है इनकी आवाज़ के आधार पे। तीसरी जो हमने पढ़ी थी ध्रुवीय पवन, वो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती है, जिसे हम ध्रुवीय पवन कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। दूसरा प्रकार था पवन का मौसमी पवन। ये कौन सी होती हैं? ये मौसम और समय के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे कि भारत में चलने वाली मानसूनी हवाएं, जिनके कारण भारत में वर्षा होती है। दूसरी, समुद्र से धरातल की ओर बहने वाली समुद्रीय समीर, जो दिन में प्रवाहित होती है और रात के समय जल की अपेक्षा स्थल के जल्दी ठंडा होने की वजह से हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्थलीय समीर। तो ये है हमारी मौसमी पवनें। कौन कौन सी? मानसूनी, जलीय और स्थलीय। नेक्स्ट है स्थानीय पवन। अब ये स्थानीय पवन क्या है भाई? जो स्थानीय स्तर पर तापमान और वायु दाब में अंतर के कारण चलती हैं। मतलब कि एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में ही वहाँ के तापमान और एयर प्रेशर की वजह से जो अंतर बनता है, उसके कारण जो हवाएं चलती हैं वो स्थानीय या लोकल विंड कहलाती हैं। इनका प्रभाव क्षेत्र छोटा होता है, क्योंकि ये एक सीमित समय के लिए और सीमित स्थान में ही चलती हैं। जैसे भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली लू, उसमें भी ये सिर्फ उत्तर भारत में चलती है। यूएसए और कनाडा, यहाँ पे शुष्क पवन बहती है, जिसे हम चिनूक के नाम से जानते हैं, और ये पशुपालकों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और फॉन, जो कि स्विट्जरलैंड में चलती है, ये भी शुष्क और गर्म हवा है और इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। तो इस प्रकार ये थे पवनों के प्रकार। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पवन के प्रकार और वायुदाब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।